काफी सारे ड्रॉपर्स वाले बच्चों का मैसेज मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रहा है। उन मैसेजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे मैं देखा, आई पास क्लास 12th इन 2026 फ्रॉम द स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम विद 78%, बट माई बेसिक इन क्लास 11th एंड 12th आर वीक। आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई बट डोंट नो हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर जेई प्रिपरेशन और नॉट? हाउ शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम द बेसिक्स? प्लीज गाइड मी। दूसरा बच्चा कहता है, सर फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हूँ, 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं की और 2027 एग्जाम के लिए ड्रॉप लिया हूं, हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाइए, कैसे करें, होगा नहीं होगा एक्सेट्रा प्लीज सर। 36 लाइक्स। इसी के साथ एक और बच्चा कहता है, सर प्लीज कंप्लीट गाइड बताएं अगर कोई खुद से ट्राई कर रहा है तो। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास जो कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, जहां पर एक ड्रॉपर वाला बच्चा अपनी तैयारी शुरू करना चाहता है और कंफ्यूजन के स्टेट में है कि कैसे तैयारी शुरू करें। खासकर वो बच्चा जो खुद से तैयारी कर रहा है, जो खुद से ट्राई कर रहा है और चाहता है कि सर आप कुछ ऐसा बता दो कि अगर हमें खुद पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है, हम किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से पूरा फ्री में पढ़ाई करना है, तो कैसे पढ़ाई हो सकती है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं सारे बच्चों के लिए कि आप खुद से कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर टाइमलाइन को थोड़ा समझे तो अभी आप मई में बैठे हैं, मई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अब आपके पास शुद्ध 8 महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए जनवरी के। ठीक है, और अगर जनवरी नहीं हुआ तो अगर आप अप्रैल को अपने ध्यान में रखते हैं तो 11 महीने, और एडवांस को देखा जाए तो एडवांस के लिए 12 महीने। अब देखिए, अगर आपका एडवांस फोकस है, आप चाहते हैं कि एडवांस एग्जामिनेशन में आप बैठें और आईआईटी की तैयारी करें, क्योंकि आपका अगर फोकस आईआईटी है तब तो किसी भी हाल में आपका अप्रैल फोकस नहीं होना चाहिए, आपका पूरा फोकस जनवरी पे होना चाहिए। क्यों? टाइमलाइन को देखिए, 8 महीने लगेंगे अभी से जनवरी में। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा ले आते हैं, अच्छा का मतलब है 96 परसेंटाइल से ऊपर, तो अगर आप 96 परसेंटाइल से ऊपर जनवरी अटेम्प्ट में ले आते हैं तो आपके पास शुद्ध 4 महीने बचेंगे जेडब्ल्यू एडवांस की तैयारी के लिए, जो कि पर्याप्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक अमाउंट है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई यहां तक में की है तो 4 महीने पर्याप्त भी है। लेकिन अगर किसी तरीके से या किसी कारणवश आपका यहां पर अच्छा नहीं हो पाता है और आपका फोकस अप्रैल अटेम्प्ट पे शिफ्ट करता है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में 11 महीने बच रहे हैं और इसके बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना भी नहीं, प्राइमरली 20 से 25 दिन के अंदर अंदर एडवांस एग्जाम हो जाता है। तो आप मान के चलिएगा कि अगर आप अप्रैल पे ध्यान आपका शिफ्ट है तो आप एडवांस तो नहीं लिख पाएंगे, या लिख भी अगर पाए तो बहुत अच्छी तैयारी से नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी समय है, और जो कि है आपके पास 8 महीने है पहले वाले शिफ्ट में, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आपको जनवरी अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है और जनवरी अटेम्प्ट में सबसे अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि आगे चलकर एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर सकें। क्लियर है ये? तो ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब 2027 की स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप एडवांस का एग्जामिनेशन लिखेंगे, आप एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठेंगे और आपकी जेडब्ल्यू जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने पूरी प्लानिंग की है 2027 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में आप जेडब्ल्यू निकालते हैं 96 परसेंटाइल के आसपास, तो क्या करना पड़ेगा 2027 के लिए, चलिए उसकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे समय दर समय। और मैं सारे लोगों को मोटिवेट करता हूं, एनकरेज करता हूं इस बात के लिए कि आप लोग कमेंट करिए नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस चीज पे कौन सी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है। क्या वो मोटिवेशन है, क्या वो कंसिस्टेंसी है, क्या वो कॉलेज खोजने की बात है, क्या वो अच्छा टीचर खोजने की बात है, क्या वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाई खोजने की बात है, क्या वो अच्छा पेड कोर्स खोजने की बात है, अच्छा फ्री कोर्स खोजने की बात है। जो भी समस्या है, या फिर हो सकता है आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हो कि सर हम ड्रॉप तो लिए हैं, लेकिन हम ड्रॉप के साथ साथ चाहते हैं कि कॉलेज की भी पढ़ाई थोड़ी बहुत पता चले या कंप्यूटर साइंस भी सीखें। जो भी आपकी समस्या है, मुझे नहीं पता, जो भी आपकी समस्या है, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मैं वीडियोस बनाता रहता हूं और खासकर बच्चों के डिमांड पे बनाना मुझे ज्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो जेडब्ल्यू के का कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल बहुत तेजी से कंपटीशन बढ़ा है, आप देख पा रहे होंगे 9 11 14 14 15। लेकिन उसके हिसाब से सीटें नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि क्वालिफाइड बच्चे आज भी सेम है। क्वालिफाइड बच्चों की संख्या इनफैक्ट उल्टा थोड़ी गिरी ही है। 2,50,000 का हमेशा आंकड़ा होता है जेडब्ल्यू का कि 2,50,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। पहले ये लोग ज्यादा सेलेक्ट कर लेते थे, अब करते 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 कम करते करते एकदम 2,50,000 के आसपास ला रहे हैं। तो इतने ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए
कि बच्चे तैयारी शुरू कब करते हैं। तो आईआईटी मंडी ने एक सर्वे किया था साल 2024 में, और अपने आईआईटी मंडी में के यहाँ मतलब आईआईटी मंडी के बैच में जो भी बच्चे एडमिट हुए थे उनसे पूछा था कि आप में से कितने बच्चों ने अपनी तैयारी 11वीं में शुरू की, कितने बच्चों ने ड्रॉप ईयर में किया, 12वीं में किया। तो देखिए परसेंटेजेस जो निकल कर आए हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। हालांकि मेजोरिटी परसेंटेज 11वीं का ही आया है, क्योंकि 57% बच्चा जो आईआईटी पहुंचा वो 11वीं में तैयारी शुरू किया था। लेकिन ड्रॉप ईयर वाला या 12वीं वाला नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे ड्रॉप ईयर में 16% बच्चों ने सही मायने में ड्रॉप ईयर में तैयारी किया था जेडब्ल्यू का, और फिर भी आईआईटी पहुंच गए। और वैसे ही 12वीं ग्रेड में 11% बच्चे, तो जो 2027 में एग्जाम दे रहे हैं बच्चा, वो या तो 12वीं का होगा तो या तो ड्रॉपर ग्रेड का होगा। तो ड्रॉपर ईयर का अगर वो बच्चा है तो वो 16% बच्चा है सेलेक्ट हुआ है, और 12वीं का 11%, मिला जुला के 27-28% बच्चा सेलेक्ट हुआ आईआईटी में जो ड्रॉपर या 12वीं का था। मतलब एक साल की तैयारी में, क्योंकि 12वीं वाले के पास भी एक साल है, 11वीं ड्रॉपर के पास भी एक साल है, एक साल की तैयारी में आईआईटी तक पहुंच जाने वाले बच्चे कुछ 27-28% है। ज्यादा नहीं है लेकिन है 27-28%, ये बताना चाहता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़कर, अब यहां सर अगर आप जेडब्ल्यू का डेटा देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे, और ये आपकी तैयारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कि कट ऑफ को आप अगर देखेंगे तो कट ऑफ पहले काफी फ्लक्चुएट करता था। साल 2022 से देखिए 88 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, लेकिन 2024 से ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। 93.23, 93.1, 93.4, मतलब 93 परसेंटाइल पे ही पिछले 3 साल से ये कट ऑफ घूम रहा है। तो 2027 में भी उम्मीद किया जा सकता है कि ये कट ऑफ 93 से 94 जैसे अभी चल रहा है, वैसा ही 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में जेई मेंस का कट ऑफ होगा, मेंस से जो एडवांस के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक, ये पहला आकलन है। और दूसरा आकलन आप इसमें ये देखेंगे कि इवन जो इसके लिए मार्क्स चाहिए, जैसे 66 से 100, उसके बाद 74 से 110, अब 91 से 155, 85, 135, 88, 128, तो आप देखेंगे कि लोएस्ट जो पिछले 3 साल जब कांस्टेंट रहा है, तो जो उसके लिए मार्क्स चाहिए वो भी बड़ा सधा हुआ और ऑलमोस्ट बैलेंस्ड रहा है। जैसे 88 मार्क्स चाहिए, यहां पर 85 मार्क्स चाहिए, यहां 91 मार्क्स चाहिए, 5-6 नंबर का ही अंतर आ रहा है। तो आप मान सकते हैं कि एक बेसिक बेयर मिनिमम फैक्ट 90 नंबर, 90 मार्क्स बच्चे को चाहिए मिनिमम, क्योंकि इस पेपर में आपको पता होगा कि पेपर वेरीड डिफिकल्टी लेवल का होता है। तो किसी कोई पेपर जो बहुत टफ है उसमें कम नंबर में हो जाएगा सिलेक्शन, जो आसान है उसमें ज्यादा नंबर। तो कम से कम नंबर है, जो सबसे कठिन पेपर होगा उसमें 90 नंबर चाहिए आउट ऑफ 300, और 155, 135, 128, तो आप 128, 135, 155, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दोनों के बीच का गैप कम करने की कोशिश कर रहा है एनटीए या जेडब्ल्यू, जो कहिए। जैसे यहां पे मार्क्स का देखिए रेंज कितना ज्यादा है, 90 से 155, मतलब 65 मार्क्स का डिफरेंस। जो सबसे कठिन पेपर था उसमें 91 में बच्चा क्रॉस कर गया, और जो सबसे आसान था उसमें 155 तक गया। लेकिन यहां पर 150, 85 से 135, 85 से 135, मतलब रफली अब 65 नंबर का जो डिफरेंस था वो 50 मार्क्स का रह गया। और वहीं यहां पर देखिए 88 से 128, ये 40 मार्क्स का रह गया। तो हो सकता है कि 40-50 मार्क्स के डिफरेंस में ही मेजॉरिटी पेपर्स हो। तो एक तो ये दिख रहा है 90, 85, 88 ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा दिख रहा है, तो 90 नंबर मानते हैं। और 30 से 40 नंबर का डिफरेंस वेरिएंस रहेगा, तो 30 से 40 मतलब 120 से 130, तो आप मान लीजिए 130। तो 90 से 130 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 300 का पेपर, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। हालांकि मेरे सजेशन में किसी भी बच्चे को कट ऑफ क्लियर करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, मतलब टारगेट तो ये नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। देखो ये नंबर आ जाए वो अलग बात है, पर आपका टारगेट हमेशा हाई होना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 99 परसेंटाइल। क्या होना चाहिए, 99 परसेंटाइल, जो कि टॉपर का परसेंटेज होता है, जिसमें आपको ये श्योर रहेगा कि हाँ यार एनआईटी की सीएससी तो मिल रही है, वो भी अच्छे वाले एनआईटी में। अब 99 परसेंटाइल का अगर आंकड़ा देखें तो ये भी पिछले सालों में काफी स्टेबलाइज हुआ है। जैसे 2022, 23, 24, 25 देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा लोएस्ट मार्क्स 170, 155, 156, 158, 155। तो एक बात तो साफ दिख रहा है 155 के आसपास ये रोल डाउन कर रहा है लोएस्ट मार्क्स। और हाईएस्ट मार्क्स की बात करेंगे तो 200, 235, 203, 195। तो सिर्फ 235 एक अपवाद वाला साल था, जो साल 2023 वाला साल था, 24 वाला, इसमें काफी बवाल भी हुआ था क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ, मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला गया था किसी एक शिफ्ट का। तो अगर इसको मैं हटा भी दूं तो 200 के आसपास आपको आंकड़ा दिख रहा है। मिनिमम आपको 155 दिख रहा है, मैक्सिमम 200 दिख रहा है। 5-5 नंबर दोनों में बढ़ा लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 160 मार्क्स और यहां पे लिख लीजिए 205।
तो 160 से 205 के बीच में आपको नंबर कुछ लाने पड़ेंगे फॉर 99 परसेंटाइल, क्योंकि इसी के आसपास पेपर हर साल बैठ रहा है। क्लियर है? तो ये डेटा आपको समझा दिया मैं। अगर आप 90 से 130 के बीच में आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे। अगर आप 160 से 205 के बीच में लाते हैं तो आप 99 परसेंटाइल के पास में है। ठीक है, तो आपको अपने मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही टारगेट लेकर चलना है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। 8 महीने बचे हैं, तो इस 8 महीने को कैसे प्लान किया जाए? मई को मैंने हटा दिया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, टोटल 8 महीने। ठीक है, अब सबसे पहले समस्या को समझते हैं। आप अगर करंट ईयर में नहीं कर पाए या 11वीं में आप नहीं कर पाए तो 1 साल या 2 साल आपका बर्बाद हुआ है, तो क्यों हुआ है, क्या परेशानी क्या थी? तो परेशानियां जो मैं समझ पाया हूं, आप बताइए सही है कि गलत। पहला कि आपका 11वीं और 12वीं का सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छे से कवर्ड नहीं है। शायद ये सही समझ रहा हूं, या कवर्ड भी है तो बहुत सारा बैकलॉग है। तो ये सिलेबस का नहीं कंप्लीट हो पाना, ये कोई और टेंशन दे ना दे बट मेंटल टेंशन तो बहुत देता है। ठीक है, बैकलॉग पाइलिंग अप, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो ये बैकलॉग पाइल अप हो रहा है और ये आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर डालता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि रियलिटी में इससे कोई टेंशन नहीं है। मतलब आपका बैकलॉग बन रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर आपके मेंटल टेंशन को ये इतना बढ़ा देता है कि आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। फिर कैन नॉट सॉल्व पीवाईक्यूज और मॉडरेट प्रॉब्लम्स। अब बच्चा क्या होता है कि वो प्रैक्टिस करता नहीं है, वो पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, प्रैक्टिस नहीं करता, तो उससे पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व होते, सवाल सॉल्व नहीं होते। तो उसको क्या लगता है कि भाई मेरा तो बैकलॉग है, मेरा तो 11वीं 12वीं का सिलेबस ही नहीं हुआ, इसलिए मुझसे सवाल नहीं बन रहे। और इसकी वजह से वो यहां पर ट्राई मारना भी छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो ट्राई ही नहीं करता तो फिर उसको वो कभी सॉल्व ही नहीं कर पाता और उसको लगता मेरे तो बैकलॉग है इसलिए ट्राई भी क्या क्यों करूं, ऐसा। देन रिविजन, सब गया चूल्हे में जैसे ही ये। और पता है ये एक के बाद एक सीरीज में होता है, पहले सिलेबस थोड़ा छूटता है, बैकलॉग बनता है, उसके बाद सवाल नहीं सॉल्व होते, सवाल नहीं सॉल्व होते, डिमोटिवेशन होता। तो फिर जब रिवीजन का टाइम आता तो बच्चा सोचता रिवाइज करके क्या कर लूं, पढ़ाई नहीं हूं, जब पढ़ाई नहीं की है तो रिवाइज क्यों करूं। उसके बाद वो इसको छोड़ता है, फिर लो मॉक टेस्ट देता है, उसमें स्कोर खराब आता है, फिर उसके बाद कोई स्टडी प्लान वगैरह सब गया चूल्हे के अंदर। और पुअर टाइम मैनेजमेंट, इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन। तो ये सारी समस्याएं होती हैं एक बच्चे की, जो शायद आपके भी जीवन में होंगी। अगर इसके अलावा कुछ छूट गया हो जो बहुत मेजर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्लियर? तो ये सारी समस्याएं हैं। ठीक, अब इन समस्याओं का सोल्यूशन क्या है? तो देखो, तुम समझ पा रहे होगे मोटा मोटी स्टार्टिंग के 2-3 प्रॉब्लम्स को अगर हमने सही कर लिया तो आगे की सारी चीजें सही हो जाएंगी। जैसे अगर ये जो अनफिनिश्ड जो आपका 11वीं 12वीं का सिलेबस है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि यार सिलेबस को पूरा कंप्लीट तो करना ही नहीं है, सिलेबस के कुछ हिस्से हैं जिसको कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्हीं वहीं से सवाल आते हैं, ये प्रूफ डेटा के साथ दिखाऊंगा। तो पहला कि अगर मान लो 50 चैप्टर है, से फॉर एग्जांपल जैसे 75-78 चैप्टर है 11वीं 12वीं मिला के, 75 चैप्टर में से अगर मैंने डेटा से आपको दिखाया कि यार 40 चैप्टर हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, 90% सवाल 40 चैप्टर से पूछे जाते हैं, और मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ ये 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, तो अगर बचा हुआ 35 चैप्टर आपका नहीं हुआ है तो भी आप इस टेंशन में तो नहीं रहोगे ना कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 40 चैप्टर ही पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर बैकलॉग पाइलिंग अप, अगर मैं आपको बोलूं यही 40 पढ़ना है और इस 40 में भी ये सारी चीजें पढ़ लो, तो बैकलॉग बनने की चांसेस बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाएंगी। अब जब ये दोनों सॉल्व हो गया तो आपका मोटिवेशन बढ़ा, और दूसरा आप इस बार पहले से जानते हो कि यार पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, और वही उसी के वजह से तो एग्जाम निकलता है। तो इस बार जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले से सिर्फ थ्योरी पे नहीं बल्कि पीवाईक्यूज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर ये 3 लेग्स सेट हो गए, आपने इन 3 समस्याओं का समाधान कर लिया, तो क्या नो रिवीजन वाला समस्या रहेगा? नहीं भाई, आप ऑलरेडी इतना सवाल सॉल्व कर रहे हो, आप रिवीजन की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि सवाल बन रहे हैं। फिर लो मॉक स्कोर्स, नहीं सवाल बन रहे हैं तो मॉक टेस्ट के स्कोर अच्छे आएंगे। उसके बाद नो स्टडी प्लान, ऐसा तो होगा ही नहीं। देखो, स्टडी प्लान की जरूरत वहीं पड़ती है जहां पर स्टडी खराब हो रही होती है। अगर स्टडी अच्छा है तो क्या कभी कोई प्लान की जरूरत पड़ी है? मतलब मान लो इट इज जस्ट लाइक कि अगर तुम हेल्दी हो तो क्या कभी तुम डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर मेरा डाइट चार्ट बनाइए? अरे भाई, क्या जरूरत है डाइट चार्ट की? जब तुम हेल्दी हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिल की समस्या नहीं, कोई पेट या दिमाग का कोई समस्या नहीं, तो कभी डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरा डाइट चार्ट बनाइए? नहीं, तुम बोलोगे भाई सब बढ़िया तो चल रहा है, अनटिल अनलेस दिक्कत ना हो। तो वैसे ही कोई स्टडी प्लान की जरूरत पड़ेगी नहीं एज सच, अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं। एंड देयर आफ्टर पुअर टाइम मैनेजमेंट, भाई मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है तो कोई आगे कुछ नहीं बोल रहा है, कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, और वो आप धीरे धीरे अपने से सुधारोगे भी। आपको मॉक के स्कोर्स बढ़ाने होंगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप सुधरेगा। एंड देन इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, ये तो है, होगा ही नहीं, है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा उसके बारे में। तो बेसिकली पहले के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन्हीं 3 प्रॉब्लम से बाकी के सारे प्रॉब्लम उपजते हैं।
अब इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला, प्रायोरिटाइज कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स पे कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कैसे पता चलेगा? डेटा से और एनालिसिस से। जैसे फिजिक्स में मैंने क्या किया, प्रायोरिटाइजेशन के लिए आपका हेल्प किया है। जैसे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं तो मैंने क्या किया, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, आपका पहला चैप्टर है 11वीं का फिजिक्स का, इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। तो साल 2024 में इससे 33 सवाल आए हैं। हर साल जेडब्ल्यू के 19 से 20 पेपर होते हैं, 10 पेपर जनवरी में होते हैं और 10 पेपर अप्रैल में होते हैं, तो 20 पेपर मानिए। 20 पेपर हुए, उस 20 पेपर में 33 सवाल पूछे गए। तो 33 डिवाइडेड बाई 20 कीजिएगा तो रफली 1.65 आता है। तो 1.65 मतलब पर पेपर 1.6 क्वेश्चन आया। 1.6 मतलब किसी पेपर में 2 सवाल आया, किसी में 1। ज्यादा चांसेस हैं कि 2 सवाल आएंगे क्योंकि 1.5 से ज्यादा का आंकड़ा है। 2025 में भी 26 सवाल आया। 26 डिवाइडेड बाई 20 मतलब यहां पर भी पर पेपर 1 सवाल से तो ज्यादा ही आया। सेम 2026 में 30 मतलब पर पेपर 1.5 क्वेश्चन, मतलब 1 से तो ज्यादा ही आ रहा है हर पेपर में सवाल। तो पर पेपर 1 to 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा। तो क्या आपको यह पढ़ना चाहिए? भाई बहुत आसान चैप्टर है, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको भी पता होना चाहिए चैप्टर आसान है, और एक सवाल तो गारंटीड आ ही रहा है, पिछले 3-4 साल से तो आ रहा है। वैसे ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आसान चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। यहां से कितने सवाल आ रहे हैं? हर साल 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, हर साल 2 से 3 सवाल। तो अगर हर साल 2 से 3 सवाल आ रहे हैं तो क्या आपको ये पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भैया। 44 सवाल आया है, फिर 50 सवाल आया, इस साल कम किया तो 37 क्वेश्चन किया, अगले साल हो सकता है फिर से 40-50 सवाल पूछ दे। तो ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, और ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है क्योंकि इनसे मिनिमम एक सवाल आता ही है, मिनिमम एक सवाल आता ही आता है, गारंटीड है, इसीलिए इसको श्योर शॉर्ट टॉपिक कहा हूं। तो अब बताइए आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है, क्या इन सारे टॉपिक्स को, चैप्टर्स को हर हाल में कंप्लीट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि हर साल मिनिमम एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 11 से 15 सवाल सिर्फ इन्हीं चैप्टर से बन रहे हैं, विच इज 44 to 60 मार्क्स। क्लियर? तो अब आपको फिजिक्स में कहां से शुरुआत करनी है ये पता चल गया। अच्छा, फिजिक्स के बचे हुए चैप्टर्स का क्या? तो मैंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा है, मैनेजेबल टॉपिक्स एंड एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स। मतलब मैनेजेबल टॉपिक्स वो है जो एवरेज एवरेज है, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, और इनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे श्योर शॉर्ट एक सवाल आ रहा है, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है ना उनसे कभी सवाल आया है, कभी नहीं आया। जैसे 4 सवाल आया है 20 पेपर में 2026 में, कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब आपका दिमाग क्या कहता है, क्या इस चैप्टर को पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि भाई सोच के देखो, ये चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 20 पेपर हुआ 2026 में, 20 में से 4 सवाल आए, मतलब कोई 4 पेपर ऐसा हुआ होगा जिसमें सवाल आया। तो अगर इसको छोड़ भी दो, क्योंकि चांसेस बहुत कम है ना, बहुत कम, चाहे 4/20 इंटू 100, 4/20 इंटू मतलब 20% चांस है इसके सवाल आने का। तो 20% चांस में तुम क्यों इतना बड़ा चांस ले रहे हो? मत लो, छोड़ दो। अब वैसे ही करके आप बाकी के सारे चैप्टर्स देखिए, जहां जहां बहुत कम सवाल आया है, 9 सवाल आया है, 10 सवाल आया है, 50% चांस है, 30% चांस है। अब इतना कम 40% चांस, 30% चांस, एज इतना कम है तो छोड़ दीजिए। किसको पढ़ना है? फॉर श्योर इसको पढ़ना है, क्योंकि हर साल 21, 22, 23 सवाल पूछ रहा है। कौन से? वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? अब आते हैं एफर्ट बेस्ड टॉपिक। तो ये मैनेजेबल टॉपिक से एफर्ट बेस्ड मतलब जो कठिन चैप्टर्स हैं, बाय डिफॉल्ट इनमें पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही था, सॉरी एक मिनट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉरी। अब इससे फॉर श्योर है कि 2 सवाल आएगा, फॉर श्योर 2 सवाल आ रहा है, 42 सवाल, 32 सवाल, 36 सवाल, तो 2 सवाल पर पेपर आ रहा है। अब 2 सवाल पर पेपर है तो इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां देखना है कि आपके पास समय है कि नहीं। समय है तो जरूर पढ़िए, इनफैक्ट इसको मत छोड़िएगा जो श्योर शॉर्ट है। दो यहां से आ रहा है, एक यहां से, अब इसको छोड़ सकते हैं आखिरी वाले को। 0 to 1 क्वेश्चन है, और कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। 15 सवाल, 11 सवाल, 14 सवाल, कभी पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है, ज्यादा चांसेस नहीं है। तो आप एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स में ये सब कर लीजिए, और सारा का सारा देखिए क्वेश्चंस पर शिफ्ट कितने आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ये रिसर्च तरीका है, डेटा ड्रिवन है, कोई फीलिंग वाली बात नहीं है। तो क्या आपको ये सारे श्योर शॉट करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। एफर्ट मैनेजेबल टॉपिक सारे करने चाहिए? नहीं, सारे नहीं करने चाहिए, जिनसे सवाल आ रहे हैं उनसे। और एफर्ट बेस्ड तो भैया तभी करना चाहिए जब मिनिमम 2 सवाल आ रहा हो। जैसे आगे चल के मैं कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स दिखाऊंगा जिनमें एफर्ट बेस्ड भी है, फिर भी कभी 0 सवाल है, कभी 1 सवाल है, तो आपको उनको श्योर छोड़ना चाहिए। जैसे यहां पर भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कभी पूछा कभी नहीं पूछा, समय भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी बहुत है, छोड़ दीजिए। अब जैसे मैंने फिजिक्स में किया है, यही सेम काम मैंने केमिस्ट्री में किया है।
केमिस्ट्री में भी ये सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं जो श्योर शॉर्ट टॉपिक वाले सवाल हैं, मतलब श्योर शॉर्ट टॉपिक वाले जो चैप्टर्स हैं, इन सब से देखो पिछले सालों में कितने सवाल पूछे गए, सबका नंबर लिखा हूं, 24 का, 25 का क्वेश्चंस पर शिफ्ट, 26 का क्वेश्चंस पर शिफ्ट, सबका लिखा हूं। तो ओवरऑल 13 से 22 सवाल यहां से बन रहे हैं, मतलब 52 से 88 नंबर। अगर मिनिमम भी सबका पकड़ूंगा ना तो यहाँ पे 52 नंबर आए हैं। अब रुको, उसके बाद मैनेजेबल टॉपिक्स में सबसे एक सवाल मिनिमम आया है और कुछ कुछ से ज्यादा भी, जैसे इक्विलिब्रियम से ज्यादा सवाल पूछ रहा है आजकल। तो आप ना यहां से ट्रेंड भी देख पाएंगे, जैसे 19 सवाल पूछा, फिर 25 फिर पूछा, फिर 28 पूछा, दिख रहा है वेटेज बढ़ रहा है। तो वेटेज बढ़ रहा है तो भाई इसका मतलब अगले सवाल हो सकता है और ज्यादा पूछ दे, आपको इसको अच्छा तैयार करके जाना चाहिए। यहाँ पे 19, 27, 24 ऑलमोस्ट बराबर है, 20, 19, 20 ऑलमोस्ट बराबर है। इन चैप्टर्स को पढ़ के जाइए। अब यहाँ पर एफर्ट बेस्ड में देखिए, केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री 20, 25, 27, तो दिख रहा है कि भाई वेटेज बढ़ा रहा है। अब बाकी सब में कहीं कहीं 0 to 1 है, जैसे 23, 13, 13, अब 13 सवाल आए हैं 20 पेपर में, चांसेस कम है आने के, आ भी सकता है, पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अगर समय है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। यही सेम मैथमेटिक्स में भी किया हूं, मैथमेटिक्स में भी श्योर शॉर्ट सारे टॉपिक्स लिख दिया हूं, उन सब से कितने सवाल आ रहे हैं वो भी लिख दिया हूं। जैसे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूअसली वेटेज बढ़ा रहा है, 75 सवाल, 71 सवाल, 71 सवाल, 3 से 4 सवाल हर पेपर में पूछ रहा है, हर पेपर में 3 से 4 सवाल, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप कोनिक सेक्शन छोड़ ही नहीं सकते हैं, छोड़ेगा तो गए, नहीं छोड़िए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हर पेपर में मिनिमम 2 सवाल है, गारंटीड 2 सवाल है, मत छोड़ के जाइए, ठीक है। अब इससे आपके 8 से 20 नंबर बनेंगे, 32 नंबर यहां बने, मिनिमम 32, मैक्सिमम तो 80 है भैया, ठीक। अब यहां से जोड़ो जरा, तो पहले अच्छा इसका भी दिखा देता हूं, मैनेजेबल टॉपिक्स भी दिखा देता हूं और एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स भी दिखाता हूं। अब जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत मेहनत लगता है, और देखो इससे कभी सवाल पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है। 2026 में टोटल 7 सवाल पूछा है, 7 ओनली। अब 2026 में सिर्फ 7 सवाल पूछा है 20 पेपर में, और इतना बड़ा चैप्टर विशाल का है, क्या तुमको इसको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बेसिक कर लो, क्योंकि इससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ है, और बाकी सब छोड़ दो, क्लियर। एंड देन 8 सवाल 8 सवाल 8, 11, 10, तो दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जान मांगेगा आपसे, लेकिन आपको देख के क्या जाएगा, 50% चांसेस है सवाल आने के, चांसेस ज्यादा है कि नहीं आएगा सवाल, क्यों करना है, छोड़ दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए, साइन ए प्लस बी, साइन 2a, साइन सी प्लस डी बाई 2, इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर इनके सारे सवाल डायरेक्ट कभी नहीं आते, क्लियर है। अब मार्क्स को अगर जोड़े तो 32 सवाल मिनिमम, 32 नंबर मिनिमम यहां आ रहा है, 52 नंबर यहां, तो 84 नंबर हो गया, और 84 के बाद मिनिमम 44 नंबर यहां, तो 84 और 44 128 नंबर मिनिमम बोल रहे हैं। अगर सिर्फ इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़िएगा तो बेयर मिनिमम 128 आएगा। और याद कीजिए बेयर मिनिमम 90 से 130 हमने नंबर लिया था कि इतना नंबर चाहिए आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो भी बेयर मिनिमम सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़े तो बेयर मिनिमम 130 मार्क्स तो आ रहा है, मतलब मेंस क्वालिफाई तो कर रहे हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही, सबका अपर लिमिट लेके पकड़े, या फिर आपको थोड़ा और भी पता होगा, ये तो मैंने बेयर मिनिमम लिया, अगर अपर लिमिट पकड़े 60 नंबर यहां, 60 नंबर के बाद 88 नंबर यहां, तो 60, 88, 148, 148 और 80 तो 228, 148 और 80 228 नंबर। तो एक्चुअली में 130 से 128 से 228 इतने तक का पोटेंशियल रखता है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया। सारे चैप्टर्स तो मैंने बोले भी नहीं, इसमें से जो सिर्फ श्योर शॉर्ट टॉपिक को जोड़ा हूं तब इतने नंबर आ रहे हैं। बाकी आप मैनेजेबल को छोड़ दीजिए, एफर्ट बेस्ड को छोड़ दीजिए, इसमें से भी बहुत सारे चैप्टर आप करेंगे ही, पर अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं तो भी आप 128 to 228 नंबर लेकर आ पाएंगे। तो अब सोच के देखो, अगर तुम्हें ये मैं बता दूं कि भाई तुमको हो सकता है लग रहा होगा कि अरे सर मेरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन छूट गया इसलिए मेरा अच्छा नंबर नहीं आ रहा, मेरा बैकलॉग बन गया, पर मैं तुमको बोल रहा हूं ये बैकलॉग है ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो। तो अगर छोड़ दो ने बोला तो अब बैकलॉग क्या तुम्हारे दिमाग में ये अभी भी बैकलॉग बन के रहेगा? नहीं भाई, तुमको पढ़ना ही नहीं है, बैकलॉग है ही नहीं। मानसिक तौर पे तुम कितना फ्री महसूस करोगे, और जितना फ्री महसूस करोगे उतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे अपने टेस्ट में और पढ़ाई में। यही आपको करना है। नॉलेज से यही सबसे बड़ा फायदा होता है, इंसान मानसिक चिंता से बाहर निकल जाता है। तो आपको मैं यही रिसर्च वाली चीज बता रहा हूं कि भैया ये देखो, ये रिसर्च से ये समझ में आता है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। अब अगर आप जब ये चीज समझ गए तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्स 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 का मेथड लगाइए। मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप 2 मिनट दीजिए
क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्राई मारने में। आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, ये लगाने का कोशिश, वो लगाने का कोशिश, पर 2 मिनट ट्राई कीजिए। 2 मिनट में नहीं बना तो फिर आप अगला 2 मिनट लगाइए, उसके सोल्यूशन को चेक कीजिए। रिटन सोल्यूशन होता है सबका, पीडीएफ वीडीएफ कहीं पे कुछ ना कुछ तो होता है, किताब से या चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सोल्यूशन चेक कीजिए या एआई से पूछ लीजिए। उस सोल्यूशन को पढ़कर समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कि भैया पढ़े, अच्छा अच्छा ये करना था, ये प्रोसेस था, ऐसा था। और फिर 2 मिनट लगाइए, वापस से उसी सवाल को सॉल्व कीजिए आप खुद से। ऐसा नहीं कह रहा हूं तरीका बदल दीजिए, बस आपने ये जो तरीका देखा उसको एज इट इज कॉपी खोल के छाप मत दीजिए। आपने तरीका देख लिया, समझ गए, उसको बंद कर दीजिए, अब अपने वापस से लिख लीजिए। इट्स मोर ऑफ अ सॉर्ट कि आपको याद हुआ, ध्यान में रहा कि नहीं। अब ये 2-2-2 मिनट आइडियल है। 2 मिनट में हो सकता है अधिकांश बच्चे ट्राई नहीं कर पाए, तो इनिशियली हो सकता है, कई सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो शुरुआत करते हैं तो 5-5-5 के रूल से शुरुआत करते हैं। 5 मिनट उनको सॉल्व करने में लगता है, ट्राई करने में 5 मिनट उनको लग जाता है, सॉल्यूशन को समझने में, और फिर खुद से लिखने में 5 मिनट या शायद 3 मिनट लग जाता है। तो 5-5-5 भी लग रहा है तो इनिशियली लगाइए, लेकिन धीरे धीरे आपका उद्देश्य होना चाहिए 5 को 4 करने का, 4 को 3 करने का, 3 को 2 करने का, एंड 2 इज द आइडियल सिचुएशन। 2-2-2 में आपके खत्म हो जाने चाहिए। क्लियर है? सारे सबको समझ में आ रहा है? और आखिरी का ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब अगर लिखेंगे नहीं तो जो आपने यहां वाला पढ़ा है ये 2 मिनट आपके बर्बाद, और ये 2 मिनट आपने नहीं दिया तो आपके ये भी 2 बर्बाद, और ट्राई सॉल्विंग जो आपने 2 मिनट लगाया वो भी बर्बाद। आप एक्चुअली में उस सवाल को रिटेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको हर सवाल को मिनिमम तो 6 मिनट देना ही है। स्टार्टिंग में हो सकता है हर सवाल आपका 15 मिनट लेकर जाए, बट वो आपको कुछ सिखा रहा है। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़िएगा तो आप प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छा समझ पाइएगा, और एक टाइम आएगा, देखो वो टाइम आएगा, क्यों? क्योंकि आप अभी समझिए, अभी आप ऐसी स्थिति में नहीं है जहां आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाए, और इसीलिए आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी आपको 4-5 महीने ऐसे चलना पड़ेगा। 4-5 महीने के बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि जब आप सवाल देखेंगे तो आप देखते ही 5 से 6 मिनट के अंदर उस पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मतलब 5 से 6 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 2 मिनट का आपका टारगेट है, तो 2 से 3 मिनट में आप उस पूरे सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? आपको यही टारगेट लेकर चलना है। फाइन। अब और ये डेली का सॉल्विंग टाइम जरूर ट्रैक कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने बोला ना कि इनिशियली बच्चा 5-5-5 से शुरू करता है, और आगे चलकर फिर वो 4-4-4 करता है, फिर वो 3-3-3 करता है, और फिर वो 2-2-2 करता है। तो ये उसको तभी पता चलेगा जब वो ट्रैक कर रहा है, और ट्रैक करोगे तो इससे ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं हर रोज बेहतर बन रहा हूं। हर रोज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हर हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको दिखेगा कि आपका टाइमिंग सॉल्व करने का बेहतर हो रहा है। तो अगर आप ये चीज करते हैं, अनडाउटेडली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत होती है तो मैंने बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी करवा रखे हैं इसी चैनल पर। आपको गदर सेशंस मिलेंगे, जो गदर सेशन पूरी तरह से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के थे। तो आपको क्वेश्चन फास्ट कैसे सॉल्व करना है ये भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देख सकते हो। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। प्रॉपर स्टडी प्लान का मतलब क्या? जैसे अगर आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और अगर आप ड्रॉपर हैं, तो दोनों का बहुत अलग होता है मामला। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा मैक्स टू मैक्स 3 घंटा पढ़ाई कर पाता है सेल्फ स्टडी। ये मैं आपको स्कूल और आपकी कोचिंग काट के हटा के बता रहा हूं। 3 घंटा मैक्सिमम पढ़ पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे केस में। ड्रॉपर वाला जो बच्चा है वो कोचिंग जाने के बाद, कोचिंग या तो ऑफलाइन जाएगा या तो ऑनलाइन, बट उसके बाद भी वो 6 से 8 घंटे का समय निकाल लेता है, क्योंकि पहला तो प्रेशर में बहुत होता है, टेंशन बहुत होती है, और दूसरा उसके पास स्कूल नहीं होता। भाई यहाँ पर स्कूल आपका 6 से 8 घंटा लेके जाता है, वो पूरा पूरा ड्रॉपर वाले बच्चों को मिल जाता है। होना तो ऐसे ये चाहिए था कि 6-8 घंटे स्कूल का और 3 घंटे इसका सेल्फ स्टडी मिला जुला के 8-10 से 12 घंटे बनने चाहिए थे, बट उतना कोई पढ़ नहीं पाता। बट 6 से 8 घंटा ड्रॉपर वाला बच्चा सेल्फ स्टडी करता है अपार्ट फ्रॉम कोचिंग टाइम। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोचिंग भी नहीं जा रहा, तो आप यहां पर फिर उसको 10 से 12 घंटा कर सकते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने इस हिसाब से बनाया है कि बच्चा कोचिंग जा रहा है कहीं, या तो ऑफलाइन जा रहा है या तो ऑनलाइन जा रहा है, और उस कोचिंग में 4 घंटे के आसपास, 4 से 5 घंटा यूटिलाइज होता है। क्लियर? अब 35 हफ्ते बच रहे हैं, 8 महीने हैं, तो 8 चौके 32, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, मतलब बीच में एक आध दो जो दिन एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 35 हफ्ते बन रहे हैं। अभी से 35 हफ्ते का मतलब ये 210 वर्किंग डेज मंडे से सैटरडे और 35 संडे। ठीक है, ये स्कूल गोइंग के लिए भी सेम है, यहां के लिए भी सेम है। यहां ड्रॉपर के लिए मैंने पूरा 245 दिन ले लिया है। क्यों? क्योंकि इनके लिए क्या संडे क्या मंडे, ना स्कूल जाना है ना कहीं कुछ और, तो सारे दिन ही मतलब बल्ले बल्ले। ठीक है, अब ये जो बच्चा है ये डेली का 3 घंटा पढ़ पाता है, तो 210 दिन, 210 इंटू 3, 630 घंटा। और संडे को ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता है। क्यों? देखो रियलिटी में ना, संडे को ये बच्चा सोचता है 10 घंटा पढ़ूंगा, पर एक्चुअली में ये बच्चा स्कूल भी जा रहा है
कोचिंग भी जा रहा है और सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, तो यार है तो ये भी इंसान ही, इसको भी मन करता है कि थोड़ा बैठूं, थोड़ा आराम करूं, किसी दिन ज्यादा देर सो लूं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो संडे को ये बच्चा सिर्फ टेस्ट दे देता है अपने कोचिंग का या मॉक टेस्ट देता है, उसके अलावा पढ़ाई कुछ नहीं कर पाता। तो संडे को एक्चुअली में स्टडी आवर्स 0 होने चाहिए और इसलिए मैंने 0 माना है। अब 12वीं का जो बच्चा है वो सेल्फ स्टडी का टाइम 630 घंटा है, 630 घंटा। लेकिन वहीं ड्रॉपर का देखा जाए तो ड्रॉपर 245 दिन पढ़ रहा है। 245 दिन इसलिए पढ़ रहा है कि भाई इसके लिए तो मंडे संडे सब बराबर है, 11वीं 12वीं में ये चिल मार भी लिया है, प्रेशर में ज्यादा है। और ये 245 दिन 6 से 8 घंटा पढ़ेगा तो 6 घंटा पढ़ेगा तो 1450 घंटा, 1470, और 8 घंटा पढ़ा तो 1950 घंटा। तो मोटा मोटी ये 1900 घंटा, 18-1900 घंटा पढ़ रहा है। अब 18-1900 घंटे के सामने 630 घंटे तो कुछ दिख ही नहीं रहे। ये ऑलमोस्ट उसका 3 गुना पढ़ रहा है ड्रॉपर वाला बच्चा। तो यहां पर स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, उनको ये बात पहले तो जाननी पड़ेगी कि भाई बाय डिफॉल्ट आप थोड़े से अंडर प्रिविलेज सिचुएशन में है, क्योंकि आपके पास घंटे कम है। आपका मेजर घंटा कौन लेके जा रहा है? स्कूल। तो आपको सबसे ज्यादा जो समय बचाना है या निकालना है, चुराना है, वो स्कूल से चुराना है। कैसे भाई? स्कूल में सबसे पहले तो बस से जाते होगे मोस्टली, या वैन से, जो जिससे भी जाते हो। अब इस टाइम पे कुछ ऐसा रख लिए, कुछ ऑडियो बुक टाइप का जो मोबाइल में सुन लिए, या मोबाइल में लेक्चर लगा के सुन लिए, कुछ तो ऐसा, क्योंकि अगर आप लिख के पढ़ तो नहीं पाओगे, पर आने जाने का समय आपको यूज करना होगा। दूसरा, कई सारे ऐसे पीरियड्स होते हैं इसमें स्कूल में जिस पीरियड में आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, कम पढ़ाया जाता, या जो टीचर पढ़ा रही हैं वो आपको आता है, तो आप थोड़ा पीछे चले जाइए, बैक बेंच पे बैठ जाइए, या कहीं बैठिए जहां पर बैठकर आप अपना पढ़ाई कीजिए। तो ये पीरियड मतलब बेसिकली आपको ना समय चुराना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो आप इतना ही देर पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा लोगे, 650 घंटे की जगह पे 700 कर लोगे, 750 कर लोगे, पर कभी तुम्हारा 1900 नहीं हो पाएगा। ये बात तो फैक्ट है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, 3 घंटे का डिफरेंस है, सॉरी 3 गुना का डिफरेंस है, तो 3 गुना तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारा स्कूल तो लेगा ही लेगा 6 से 8 घंटा। तो इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालोगे समय वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुमको सॉल्व करना होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जब आप समय के घंटे बांध चुके हैं तो आपको एक अपना ट्रैकर बनाना चाहिए। ये ट्रैकर आपको बहुत मोटिवेट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टाइम ट्रैकिंग करो, 5-5-5 के बाद 4-4-4 करो, 3-3-3, 2-2-2 ऐसे करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे ही मोटिवेशन यहां से भी मिलता है। आप ऐसा करो, सारे टॉपिक के नाम, चैप्टर का नाम लिख लो, और यहां पर लिख लो 5 सेगमेंट: थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, रिविजन और टेस्ट। तो आपने किस किस चैप्टर का थ्योरी पढ़ लिया, टिक लगाइए। उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया क्या, मतलब जो एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना, इन बुक क्वेश्चंस या मॉड्यूल के क्वेश्चंस, वो बना लिए। फिर देखिए आपने क्या पीवाईक्यू लगा लिया। अगर पीवाईक्यू तक लगा लिया, अब यहां पर आप कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। ठीक है, रिविजन आप बाद में जब भी करोगे, या चलते फिरते एक बार सरसरी निगाह से देख लिया, जो भी रिवाइज कर लो कि हाँ बन रहा है। और टेस्ट जरूर लगाना, ये आखिरी का टिक लगना बहुत जरूरी है। अब आप जिन जिन चैप्टर्स पर टिक लगा देते हो, पांचों के पांच, आपको पूरी तरह से आपका दिमाग भी आपको बार बार बोलेगा कि यार मेरा हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट है। वो चैप्टर कंप्लीट है, दिमाग में भी कंप्लीट हो गया, अब आप उस चैप्टर में अच्छा भी करोगे, और ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये ट्रैकर अगर बना लिए बेटा, बल्ले बल्ले बहुत मजा आएगा, और विश्वास मानो बहुत परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैकर जरूर बनाइए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो जाए। हालांकि अक्टूबर में बोल रहा हूं, 10-15 नवंबर बच्चा कर देता है, पर अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। और अभी से अक्टूबर में 5 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने, 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और नवंबर से लेकर जनवरी तक आपका पूरा शिफ्ट होना चाहिए मॉक टेस्ट पे। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है चलेगा, लेकिन अगर मान लो मैंने अक्टूबर बोला और तुमने दिसंबर में खत्म किया, फिर बहुत गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आधा 15 दिन 1 महीना टाइप्स, मैं 1 महीना तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बट 15 दिन टाइप्स में चल जाएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए इतने टाइम में आपको सब कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद आपका सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन मतलब मॉक टेस्ट। क्लियर? चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी चीज को अच्छे से समझ पाए होगे, और ये आपका पूरा का पूरा ड्रॉपर प्लान था। यहां आपका जनवरी में आपका उद्देश्य है कि आपका जेडब्ल्यू निकलना चाहिए, और इसके लिए 5 महीने पढ़ाई के, 2-3 महीने रिवीजन के, और मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा मददगार होगा। ट्रैकर बनाइए अपना, इस ट्रैकर से डेली मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। सारे के सारे स्टडी आवर्स आपको दिखा दिए कि कौन कितना देर पढ़ सकता है। ड्रॉपर वाले के पास ज्यादा समय है, अपना समय को यूटिलाइज कीजिए। रोज टेस्ट हो सकता है तो लगाइए, नहीं तो सवाल तो रोज सॉल्व कीजिए। और बाकी मैंने यूट्यूब से सवाल सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, यूट्यूब से आप सीख जाएंगे सवाल सॉल्व करना। सवाल को टाइम कीजिए, ताकि इससे भी आपका अपना टाइमिंग आप अपने आप को ट्रैक कर पाए। सारी चीजें, और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये भी बता दिया।
ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट ड्रॉपर प्लान कि भाई आपको करना क्या है। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो ऐसे तैयारी करो, आई एम प्रीटी श्योर कर लोगे। ठीक है। और यही तरीके से मैं भी जो बच्चों को एकलव्य ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहा हूं, मैं भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। उन बच्चों को भी मैंने शुरुआत में पहले यही सारे चैप्टर्स करवाए कि भाई जो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं उन सारे बच्चों को करवा रहा हूं ताकि तुम पहले से कर लो, ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उन सारे बच्चों को भी मैंने स्टडी ट्रैकर बना के दिया है। टाइम ट्रैकिंग उनको खुद से करवा रहा हूं, पर उनके लिए भी मैंने उनको ये स्टडी ट्रैकर बना के दिया है, ऐसे ये वाला। तो मैं जो एकलव्य ड्रॉपर बैच में पढ़ा रहा हूं, मतलब बच्चों को करवा रहा हूं, वो भी यही करवा रहा हूं। इट्स जस्ट लाइक कि वहां पर हम सारे टीचर्स लगे हुए हैं। जैसे एकलव्य ड्रॉपर बैच में यही तीनों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये तीनों टीचर्स लगे हुए हैं इस बात को इंश्योर करने में कि हाँ भाई हर बच्चा पढ़ाई करे, पूरा सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे, क्योंकि टीचर खुद ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद उनका मॉक टेस्ट हो, बच्चा सवाल सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद वो डेली पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका पूरा स्टडी ट्रैकर, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, ये आपको बस खुद से देखना होगा, बस इतना ही अंतर है। पर आप खुद से भी करेंगे तो यही सेम प्लान से भी आप, मतलब यही सेम प्लान से आप भी अव्वल आएंगे, विजेता बन सकते हैं, क्योंकि यही सेम प्लान हम भी बच्चों को फॉलो करा रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं ड्रॉपर वाले बच्चों को एक अच्छे से तरीके वाला प्लान बता पाया होऊंगा, और अब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि अब आपको क्या करना है इस ड्रॉप ईयर में, जिससे कि आपका सक्सेस मुकम्मल हो। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए मजेदार तरीके से, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत बढ़िया करेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आपको ऐसे बेहतरीन तरीके बताता रहूंगा, और कोई भी और जरूरत दिक्कत हो वो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।